वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स। अभी हम लोग सीख रहे हैं, अकाउंट्स के जड़ को मजबूत कर रहे हैं। होपफुली आप लोग हमारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और अगर हमारा क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था अबाउट एसेट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला टर्म होगा वो होगा लायबिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है लायबिलिटी, आइए सीखते हैं। तो देखिए, सपोज आपका कोई बिजनेस है। फॉर द टाइम बिंग आप ये इमेजिन करो कि यू हैव गॉट अ बिजनेस और कोई भी बिजनेसमैन हमेशा ग्रो करने का ही सोचता है। ऐसा नहीं सोचता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, फिर वो बिजनेसमैन होता ही नहीं। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो आपको अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, तब आप ओरिजिनल बिजनेसमैन कहलाते हो। तो सपोज करो आपके पास कोई बिजनेस है और एक शॉप है, लेटेस्ट एक मोबाइल शॉप है और वो लखनऊ में है और आप अभी चाह रहे हो कि उसको एक्सपैंड करे, उसको कोलकाता तक एक्सपैंड करे, यानी एक ब्रांच कोलकाता में ओपन करना है। तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, सीए के पास जाते हो और उनसे कहते हो कि सर आप मुझे बताइए, मेरा ये प्लानिंग है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या खर्च आ जाएगा हमारा और कितना फंडिंग की जरूरत होगी। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पूरा फंडिंग करके बताता है कि सर आपका जो है इस पे 10 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस लगेगा। तो आप फिर हिसाब करते हो कि ठीक है सर, तो हमारे पास अभी अकाउंट में 2 लाख रुपया है, तो बाकी का जो डेफिसिट है 8 लाख, वो मैं एचडीएफसी या किसी भी बैंक से लोन ले लेता हूं। क्लियर? तो केस स्टडी को आपने समझा। यू वांट टू expand your business to Kolkata. For that you need 10 lakhs of rupees. Your account says, तुम्हारा जो बैंक में अकाउंट है वो बता रहा है कि तुम्हारे पास 2 लाख रुपया ऑलरेडी है, 8 लाख रुपया आपका डेफिसिट हो रहा है, तो वो 8 लाख रुपया आप बैंक से लोन ले रहे हो। तो वो जो लोन आप ले रहे हो बैंक से, उसे हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं लायबिलिटी। कहने का मतलब है जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कहीं से उधार लोगे, माइंड यू बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस के लिए आप जब भी कहीं से भी पैसे उधार लोगे, हम उसे ऑलवेज कहेंगे लायबिलिटी। गॉट इट? तो लायबिलिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द अमाउंट borrowed from any organization or any person for business use is called लायबिलिटी। इसे हम लोग लायबिलिटी कहेंगे। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, कितने तरह का लायबिलिटी हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ एसेट्स बताया था, उसी तरह से आता है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी देखिए, ये बेसिकली 3 तरह का लायबिलिटी आपको मिलेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। One is, number 1 is current liability, या फिर इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। दूसरा है
नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और तीसरे नंबर पे आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए सीखते हैं कि तीनों का क्या मतलब होता है। तो बहुत सिंपल है, करेंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसका मतलब होता है कि ऐसा लायबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर चुकाना होता है। यू हैव टू रीपे द बोरोड अमाउंट विद इन अ ईयर, ठीक है। तो जैसे करेंट लायबिलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, द लायबिलिटी repayable within 1 year, 1 साल के अंदर अगर आप चुका दो तो इसको कहते हैं करेंट लायबिलिटी। समझ में आया? मैंने अपने बिजनेस के लिए HDFC से लोन लिया है 1 साल के लिए या 11 महीने के लिए, तो उसे हम कहेंगे करेंट लायबिलिटी। अब आ जाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो जो इंटेलिजेंट है तुरंत समझ गया होगा कि अच्छा सर, तो इसका मतलब ये ऐसा लायबिलिटी है जो 1 साल से ज्यादा के लिए लिया जाता है। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। यानी सपोज करो आपने बिजनेस के लिए HDFC बैंक से लोन ले लिया फॉर 2 years, तो आपको वो चुकाना होगा 1 साल के बाद, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, the liability repayable after 1 year is called long term liability। इसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। ओके सर, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है सर, इसको समझा दीजिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी मैं बिल्कुल समझा रहा हूं, डोंट वरी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा लायबिलिटी बच्चों जो रियलिटी में तो हमारा लायबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, एक अनसर्टेन इवेंट हो जाए जिससे हमारे कंधे में जिम्मेवारी आ जाए। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आप सीखो। सपोज करो आपकी कोई कंपनी है और आपने किसी कस्टमर को, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट टेक इट अदर वे। सपोज आपका कोई कंपनी है या मिस्टर एक्स की कोई कंपनी है और मिस्टर एक्स ने कस्टमर्स को एक्सपायरी डेट के बाहर वाला प्रोडक्ट दे दिया, जिसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे दिया। अब कंज्यूमर ने कोर्ट में केस कर दिया। अब ये केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है, और कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो ये केस हार जाए और उसपे 1 करोड़ रुपए का पेनाल्टी आ जाए। समझ रहे हो? अभी आया नहीं है पेनाल्टी, हो सकता है अगले साल आए या उसके अगले साल आए, अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो ऐसे लायबिलिटी को, जो अभी हमारा लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो हमारा लायबिलिटी, वो अनसर्टेन है, तो ऐसी लायबिलिटीज को बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द लायबिलिटी which is not a real liability but may arise due to uncertain events
इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो हमारा लायबिलिटी बन सकता है। इसका मतलब है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, उसको बैलेंस शीट के फुट नोट्स में हम लोग शो करते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे फाइनल अकाउंट चैप्टर में, तो वहां पे आप सीखोगे कि कंटीजेंट लायबिलिटीज आर नॉट शोन अंडर बैलेंस शीट, दे आर शोन हाउएवर इन द फुट नोट्स ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर? ओके, तो ये 3 तरह का लायबिलिटी होता है। होपफुली आपको समझ आ गया। अब मैं नेक्स्ट टर्म में आता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइए देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें 5 टर्म्स आता है साथ में। एक हो गया आपका रेवेन्यू, दूसरा हो गया कॉस्ट, तीसरा हो गया प्रॉफिट, फिर आ गया लॉस, और फिर आ गया आपका गेन। ठीक है, ये 5 अलग अलग टर्म्स है। आओ सीखते हैं इन पांचों को। तो देखो, सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, और किस चीज का बिजनेस है? लेटेस्ट से मोबाइल फोन्स का बिजनेस है। तो आपने क्या किया, पूरे साल में आपने 10 मोबाइल फोन्स को बेचा, ये आपने सेल किया, और एक एक मोबाइल को आपने 10,000 रुपए में बेचा। तो बच्चों, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं कि बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे आए? आपने 10 मोबाइल फोन्स बेचा है और एक एक को 10,000 में बेचा है, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गया 1 लाख। यही तो है रेवेन्यू। यानी गुड्स बेच करके जो पैसा आता है, या फिर सर्विसेज बेच करके जो पैसा आता है। सर्विसेज यानी जैसे सपोज करो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, बदले में फीस लेता हूं, तो वो मैं सर्विस बेच रहा हूं। कोई डॉक्टर कंसल्टेंसी दे रहा है तो वो अपना सर्विस बेच रहा है। ठीक है, कोई सब्जी मंडी में सब्जियां बेच रहा है तो वो गुड्स बेच रहा है। तो गुड्स बेचो या सर्विस बेचो, वहां से बेच के जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। यानी सीधी भाषा में जो सेल होता है वो रेवेन्यू। अब आता हूं कॉस्ट। अकाउंट्स में कॉस्ट किसे कहते हैं? तो देखो, ये जो 10 मोबाइल फोन्स आपने बेचा है, तो जरूर इसको खरीदने में आपको कोई खर्च हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो लेटेस्ट से ये जो 10 मोबाइल फोन्स है, इनको आपने एक एक फोन को आपने 8,000 रुपए में बेचा है, तो आपका टोटल कॉस्ट आ गया 80,000। यानी कॉस्ट का मतलब होता है जिन गुड्स को आप बेच रहे हो उसको खरीदने में जो आपका खर्चा लगा है उसे कहते हैं कॉस्ट। क्लियर? जिन गुड्स को आपने बेचा है, उसको खरीदने में जो आपका खर्च लगा है उसे कहते हैं कॉस्ट, या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने में जो खर्च लगा है उसे कहते हैं कॉस्ट। और तीसरे टर्म में आता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, दैट गिव्स यू प्रॉफिट। You see, your revenue is 1 lakh and your cost is 80,000, so that gives you a profit of 20,000. तो रेवेन्यू कब प्रॉफिट कब इमर्ज होता है? When revenue is more than your cost. Got it? Yes sir, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। Similarly, when will be your loss arising? आपका लॉस कब होगा? बहुत सिंपल है, जब इसका उल्टा कर दो, यानी कॉस्ट एक्सीडिंग रेवेन्यू। जब आपका कॉस्ट ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो जाए, दैट गिव्स यू लॉस। क्लियर? एंड फाइनली यू हैव गेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन? तो देखो, कई लोगों को, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब होता है सेम, पर ऐसा नहीं है बच्चों। क्या मतलब होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है जो आप अपने यूजुअल एक्टिविटी से अर्न करते हो। सपोज आपका कोई ग्रोसरी शॉप है और उसमें आप आटा, चावल, गेहूं, तेल ये सब बेच रहे हो, ये आपका रोज का काम है। यहां से जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो, दैट इज प्रॉफिट।
लेकिन अचानक से आप कोई एक्टिविटी कर देते हो और वहां से कुछ पैसे आपके आते हैं, वो हो जाएगा गेन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपका ग्रोसरी शॉप है, जो आटा चावल गेहूं तेल ये सब बेच रहे हो, वो हो जाएगा प्रॉफिट, वहां से जो कमा रहे हो वो प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपके उसी शॉप में एक पुराना कंप्यूटर रखा हुआ था जो आपके दुकान के लिए एसेट था, और उस कंप्यूटर को आपने बेचा और वहां से आपने 500 रुपए कमा लिए। क्या कंप्यूटर बेचना आपका रोज का काम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये कैजुअल एक्टिविटी है, अनयूजुअल एक्टिविटी। वहां से जो आप अर्न करते हो उसे कहते हैं गेन। गॉट इट? तो 5 टर्म्स हमने क्या क्या सीखा अभी? रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। कॉस्ट यानी जो गुड्स आपने बेचा है उसको खरीदने पे जो खर्च होता है उसको कॉस्ट कहते हैं। प्रॉफिट, अगर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, दैट गिव्स यू प्रॉफिट। लॉस, अगर आपका कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, दैट गिव्स यू लॉस। एंड गेन यानी जो आप अपने कैजुअल एक्टिविटी या अनयूजुअल एक्टिविटी से कमाते हो उसे कहते हैं गेन। अब इसका डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं और आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले रेवेन्यू, द अमाउंट received from sale of goods and services, इसे कहते हैं रेवेन्यू। कॉस्ट, the amount spent on purchase or manufacture of goods sold is known as cost. What about profit? The income generated from usual activities of a business is called profit. That is the amount by which revenue exceeds the cost. अब आता हूं लॉस में। लॉस क्या होता है? when revenue is less than cost, it gives rise to loss. तब आपका होता है लॉस। एंड फाइनली गेन, the income generated out of casual activities is called gain. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लेता हूं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव एटसेट्रा, ये सब हमारा गेन है। तो होपफुली बच्चों आपको लायबिलिटी समझ में आ गया, आपको ये पांचों टर्म समझ में आ गया। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, और फिर अगले क्लास में हम लोग और कुछ नए टर्म्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो होपफुली अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो तो वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें भी अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, मैं जरूर से जरूर ये क्लियर करूंगा। ठीक है, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।